हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड सेशन है, जिसमें हम लोग देखेंगे धातु और अधातु चैप्टर के साथ साथ अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित सवाल। तो चलिए, समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इंस्टा नहीं बोले, लिटमस पेपर। देखिए सवाल, देखिए यहाँ पर सवाल क्या है। लिटमस पेपर जो बैगनी रंग का होता है। अब कहने का मतलब ये है, सवाल यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लिटमस पेपर का वास्तविक रंग क्या होता है? बैगनी होता है। तो उसके बारे में कह रहा है कि लिटमस पेपर जो बैगनी रंग का होता है, यह बैगनी रंग का होता है तो प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है? तो क्या हम आपको कल की क्लास में नहीं बताएं क्या कि ये अगर लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर आपको प्राप्त किससे होगा? तो ये आपको लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन जो होता है यह कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शैवाल जो है कवक के लिए आश्रय देता है और जो भोजन तैयार किया उससे ये अपना जीवन यापन करता है। तो दोनों को इससे फायदा होता है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसको हम सहजीवी बोलते हैं, इंग्लिश में सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है आपके पास, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। वही है, लीचेन को ही लाइकेन बोलते हैं। वो लीचेन आपको इंग्लिश में लिख देता है। दांतों की सफाई करने वाला दंतमंजन होता है। दरअसल यहाँ पर पूछ रहा है ना कि वो कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। ठीक है, तो वो जो होता है, अगर हम बात करें तो हमारे मुंह में, हमारे मुख के अंदर, आप लोग ये भी बात जानते हैं कि हमारे मुख के अंदर लार होता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। इसके साथ साथ लार जो होता है हल्का कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, स्लाइट, उसको स्लाइट क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। स्लाइट एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, मतलब हल्का अम्लीय होता है। और जब हल्का अम्लीय है तो हमारे दांतों का पीएच मान क्या होगा? हमारे मुख जो है उसका मुख का पीएच मान कम होगा। और पीएच मान यदि कम हो रहा है तो दांतों पर क्या होगा? उसका बुरा असर पड़ेगा। दांतों की ऊपरी परत इनामेल को भी झड़ा देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें क्षार होता है। क्षार और अम्ल जुड़ते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अगर इस चीज को अन्य तरीके से समझे तो देखिए, जब भी हम नीम का दातुन करते हैं तो नीम के दातुन में भी क्या होता है? नीम कड़वा होता है, नीम जो है वो कड़वा होता है। और हम जो हमारे मुख में जो लार है वो क्या है? अम्लीय है। तो वहां पर अम्ल और क्षार आपस में फिर से रिएक्ट करे, लवण और जल बना, हमारा दांत साफ हो गया। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा कि इसकी प्रकृति दांतों में क्या, दांतों में जो दांतों की सफाई के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला दंतमंजन होता है उसमें कौन सा, उसमें क्या होता है? तो भस्म होता है, अर्थात वह भास्मीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अगला है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। क्यों? तो हम याद होगा आपको कि दुर्बल और प्रबल अम्ल हम उसे कहते हैं। सबसे पहली बात, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को हम 3 तरीके से परिभाषित किए थे। याद होगा अगर आपको, अम्ल को कितने तरीके से परिभाषित किया गया था? 3 तरीके से। पहला तरीका जो था वह आर्हेनियस साहब का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन हमें क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। फिर आपके पास क्या आते हैं? ब्रोस्टेड लॉरी आते हैं। ब्रोस्टेड लॉरी से पहले एक और साइंटिस्ट आते हैं, नहीं ठीक है, पहले ब्रोस्टेड लॉरी आते हैं। ये कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोनों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, P+ करते हैं। अच्छा, फिर आते हैं लुईस साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। ये 3 तरीके से परिभाषित किया गया था। याद नहीं है आपको तो जान लेंगे। अच्छा, और चौथा आप क्या कह सकते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास इसका जवाब क्या होगा? एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। तो भाई अम्ल जो है ये दुर्बल भी होता है, प्रबल भी होता है। तो दुर्बल उसे कहते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन जो होता है यदि कम दे रहा है तो दुर्बल है, और यदि H+ आयन जल में घुलने के बाद ज्यादा दे रहा है तो यह है प्रबल। ये क्या है? प्रबल है। और ये क्या है? आपको दुर्बल है। तो हमारे पास क्या होगा कि आंसर एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल इसलिए कहलाता है क्योंकि जलीय विलयन क्या होता है? क्योंकि इसका विलयन क्या देता है?
कम, माइनस का मतलब कम, कम क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो कह रहा है कि जब CO2 को पानी में घोलते हैं, भाई मेरे कह रहा है कि यह H2O है, इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें CO2 घोल रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? H2CO3 नहीं बनेगा क्या? H2CO2 यहां पर है, एक यहां पर, तो H2CO3 दरअसल हम इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल, चाहे कार्बनिक अम्ल, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको इसका जवाब क्या होगा? कार्बनिक अम्ल, इसका जवाब होगा कार्बनिक अम्ल। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आगे कह रहा है किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में प्रयुक्त होता है? तो देखो, जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्या? कली चूना, जिसको क्या कहते हैं? कली चूना। और इस कली चूना को जब हम जल में डाल देते हैं H2O में, तो ये बनाता है CaOH बेस 2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। आप भी देखते हैं कि उस चूने को जल में डाल देने के बाद क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद वो उसमें से गैस निकलता है और वो बुझ जाता है। तो ये जो है कली चूना, ये क्या है भाई? ये बिना बुझा चूना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, एग्जाम में पूछ देता है। इसी को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको लाइम बोलते हैं, सॉरी तो क्विक लाइम इसको बोलते हैं। अच्छा, इसका सिलेक्ट लाइम, चलो ठीक है, इसको सिलेक्ट लाइम अर्थात बुझा हुआ चूना बोलेंगे, याद रखेंगे। और जब हम इसे दीवारों पर पुताई करते हैं, सवाल पूछ देता है कि जब हम दीवारों पर CaOH बेस 2 की पुताई करते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात उसमें रंग क्यों आता है? उसी समय क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का बेस में 2, यह वापस से CO2 के साथ अभिक्रिया करता है वायुमंडल में उपस्थित, और इससे करके वो बनाता है CaCO3, और बाहर क्या निकलेगा? CaCO3 हो गया, और बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस, निकलेगा ना? नहीं, H2O होगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 4 है ना, तो एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको जानकारी में रखना है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण उसकी चमक जो है, सफेदी जो है, देरी से आती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? CaOH बेस में 2। यानी कि किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है जब CO2 को जल में घोलते हैं तो इसका pH मान क्या होगा? भाई CO2 को जब तुम जल में घोले तो ये क्या बना? अम्ल, और अम्ल बना तो इसका pH मान 7 से कम होगा, तो इसका जवाब हमारा सीधा होगा 7 से कम। ठीक है, जानबूझ के ऐसे सवाल दिए थे। कह रहा है कि लवण है Na2CO3, क्या आप इसको नहीं जानते? इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसी को धोबिया सोडा कहते हैं। धोबिया सोडा जो है उसकी प्रकृति हल्का क्षारीय होता है, ये बात आप जानते हैं, ये बात हम पढ़ाए भी हैं अपने वीडियोस में। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये इसका जो होगा क्षारीय होता है, तो 7 से क्या होगा? अधिक होगा इसका pH मान। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हल्का क्षारीय होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, इंग्लिश में लिख लेना जिसको प्रॉब्लम है। कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, भाई 3rd चैप्टर का है या IUPAC नाम नहीं, कार्बनिक, कार्बन और उसके यौगिक का है, 4th चैप्टर का है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर IUPAC नाम पूछ रहा है, तो देखो CH3COOH होता है। याद रखेंगे कि COOH जहां जुड़ता है उसके लिए हम लगाते हैं ओइक, क्या लगाते हैं? ओइक। और CH3 इसके लिए हम IUPAC नाम लिखते हैं, तो उसमें हम एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन। एल्केन बनाएंगे तो एगो कार्बन के लिए क्या हुआ? मेथेन। एगो कार्बन के लिए क्या बना? मेथेन। और दो के लिए एथेन, तो एथेनोइक होगा। ठीक है, मेथेनोइक नहीं, इथेनोइक होगा। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 को क्या कहते हैं? एथ। तो एथ हो गया, तो एथ से बना देंगे एथेन। 2 कार्बन से क्या बनाएंगे इसको? एथेन। और एथेन से बना लो, इसको बोलेंगे एथेनोइक, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, याद रखेंगे एथेनोइक हम इसको बोल दिए। मेथेनोइक किसको बोलेंगे? तो मेथेनोइक बोलेंगे HCOOH को क्या बोलेंगे? मेथेनोइक। इसी को हम कहते थे फॉर्मिक अम्ल। इसी को क्या कहते थे? फॉर्मिक अम्ल। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कॉपी मांग के किसी से पूछ लें, लिख लें, जो भी करें। ये होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या बता सकते हैं फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चिट्टी के डंक में पाया जाता है।
बहुत बढ़िया। आगे है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। अरे भाई यही तो यहाँ पर लिखा है, बुझा हुआ चूना, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CaOH बेस में 2। आगे कह रहा है 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या हम आपको कल के वीडियो में नहीं बताए हैं कि हमारे पास ट्रिक क्या होगा, BR अम्बेडकर होगा। नीचे कर दिया जाए ना, फिर भूल जाते हैं ना कि नीचे कब करना है। अब देखिए यहां पर क्या है, हम कल के ट्रिक में पढ़े हैं BR अम्बेडकर, तो BR अम्बेडकर में B से ब्लू और R से रेड और अम्बेडकर में A से बना देंगे एसिड। अर्थात जब कोई लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर दे तो वो एसिड कहलाता है। तो यहां पर क्या है, लिटमस जब न लिखे हैं, लिटमस जब, अच्छा सॉरी यहां पर 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भाई नीला को लाल कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, नीला को लाल, तो नीला को लाल तो क्या हुआ, अम्लीय। तो इसका जवाब क्या होगा, अम्लीय। यहां पर बढ़ जाए, कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। हम जानते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, तो इसका जवाब हमारा डायरेक्ट 1 लाइनर इसका आंसर होगा टमाटर। ठीक है, आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरिस के मॉन्ट मात्रे नामक जगह पर इसकी प्राप्ति हुई थी, याद है ना। उस समय लोग इसका उपयोग किस लिए कर रहे थे, इमारतों या टूटी हुई दीवारें जो थी उसको मुलायम करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। फिर बाद में चल के जब वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया तो उसी से क्या बनाया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला होता है क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अच्छा इसका रासायनिक नाम पूछे तो क्या होगा भाई, इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर व्यापारिक नाम पूछे तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वैसे ही आपके पास होगा धोबिया सोडा, व्यापारिक नाम है। ठीक है, और अगर रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10H2O होता है उसमें। अच्छा और पूछते हम कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 इंटू 10H2। तो ये तीनों नाम जरूर कभी कभी पूछ देता है, इसको जानकारी में रखेंगे। कह रहा है कि लिटमस जब न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गंध के द्वारा अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं भाई, जो गंध के द्वारा अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं, क्या कहलाते हैं। तो हम पढ़े इसके बारे में, इसे हम क्या कहेंगे, गंधीय सूचक। इंग्लिश में भाई क्या बोला जाए, ऑल्फैक्टरी सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसको गंधीय सूचक बोलेंगे। ठीक है, आगे है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। अरे भाई सभी अम्लों में तो एक ही चीज है, हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा H+ पाया जाता है। हाँ, आगे इसी को हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। आगे कह रहा है सभी धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके प्रदान करते हैं। भाई चलो इसको दिखा देते हैं, सभी धातु के कार्बोनेट तो ले लो, हम ले लेते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट, ले लिए। इसको जब हम Cl2 के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कराए, 2 HCl के साथ अभिक्रिया कराए, 2 HCl के साथ, तो यहां पर क्या बना, CaCl2 प्लस में क्या बना, CO2 प्लस में क्या बना, H2O। तो ध्यान से देखिए, आपको मिला धातु का क्लोरीन, धातु का क्लोराइड मतलब धातु का लवण, फिर क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या मिला, जल। तो आपका जवाब जो होगा ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जवाब होगा CO2 और जल, CO2 और जल। आगे कह रहा है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अभी यहाँ पर ऊपर था सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है, तो हाइड्रोजन युक्त ये क्या होंगे, आपको अम्ल होंगे। आगे है पीएच में प्रयुक्त P का अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं कि पीएच स्केल क्या है, यह एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से किसी विलयन में उपस्थित अम्ल की सांद्रता को मापते हैं। किसकी सांद्रता को मापते हैं, अम्ल की सांद्रता। अर्थात यह ये बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। इसकी खोज SPL सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर कि इस पीएच स्केल जो है इसमें पूछता है कि पीएच स्केल में मान जो होता है ना, वो कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। 7 पर उदासीन होता है, 7 से जैसे ही पहले आएंगे अम्लीय होगा, 7 से जैसे ही आगे आएंगे क्षारीय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जवाब होगा, यहाँ पर पी का अर्थ पूछ रहा है ना, तो पी का अर्थ होता है बाबू पुषांश।
पुषांश, या इसी को कहते हैं पोटेंज, ठीक है, POTENZ, ठीक है, हाँ, या कहीं पर इसको पावर ऑफ भी लिखता है, ठीक है। तो तीनों पर ध्यान रखेंगे, आपके बुक के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जवाब। आगे सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक नींबू में पाया जाता है, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा खट्टे फलों में, या फिर हम कह सकते हैं नींबू में। आया कह रहा है धोवन सोडा का रासायनिक नाम, आ गया ना, धोवन सोडा का रासायनिक नाम पूछा है, व्यापारिक नाम सोडा, व्यापारिक नाम धोबिया सोडा है, ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम पूछेगा तो इसको हम क्या रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो ये बनेगा Na2CO3 × 10H2O, ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि दांतों के क्षय प्रारंभ होने का होता है जब पीएच मान, कह रहा है ना भाई कि दांतों का हमारा क्षय होता है, कब क्षय होता है, अब ये भाई पीएच मान कम क्यों होता है, कारण दीजिए, क्योंकि मुंह में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन होगा तो आप जानते हैं कि अवायवीय श्वसन बैक्टीरिया करेंगे, तो उसके फलस्वरूप या तो इथाइल अल्कोहल बनता है या तो लैक्टिक अम्ल बनता है। अब हम जो भोजन किए हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जब वे अब अवायवीय श्वसन कराते हैं, मान लो कि दांत वात में फंसेगा ना कुछ खाना, वही खाना क्या करेगा, सड़ेगा, सड़ेगा नहीं मतलब रिएक्शन करवाएगा बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया उसमें कौन सा अम्ल बनाएगा, लैक्टिक अम्ल, उस लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाएगा, और जब कम होगा पीएच मान 5.5 से, तो हमारे दांतों के सबसे ऊपरी परत जिसका नाम है डेंटाइन, ठीक है, उसका क्षय होने लगेगा, और उसका जब क्षय होगा तो हमें गर्म पानी और ठंडा पानी में क्या होगा, दांतों में सलसलाहट महसूस होगी, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, जब हमारे मुख का पीएच मान क्या होगा, 5.5 से कम होगा। आगे है कि हमारे उदर में पाए जाने वाला अम्ल, जानबूझ के दिए थे, उदर मतलब पेट, पेट में पाए जाने वाला अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कोई इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम म्यूरेटिक अम्ल होता है, म्यूरेटिक अम्ल, ये बात ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन, चलो ठीक है भाई भी सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गलत नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, और तरीका बताए थे हाई बाई खाई। आगे देखते हैं, जल का अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो हम धोने के सोडे का प्रयोग करते हैं Na2CO3 × 10H2O। हालांकि ये ऑप्शन में ना रहे तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, MgCO3 जैसे होता है ना, कहना क्या मंगल होता है ना, तो ये इसमें कार्बोनेट है इसमें, तो वो मैग्नीशियम के साथ भी कार्बोनेट चला जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आप लिख लो, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाइए, MgCO3 ये दोनों तो कट जाएगा ना, CO3 की संयोजकता 2 होती है, CO3 की संयोजकता 2, मैग्नीशियम की दोनों कट जाए। जल की अस्थायी कठोरता का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये समझिए, देखिए कोई जल ऐसा होता है जिसमें साबुन आसानी से झाग बना लेता है, और कोई जल ऐसा होता है जिसमें साबुन झाग नहीं बनाता है, तो वह जल जिसमें साबुन आसानी से झाग बना ले उसे हम कहते हैं मृदु जल, ठीक है, मृदु जल का मतलब सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अच्छा, और वैसा जल जिसमें साबुन झाग ना बनाए उसको कहते हैं कठोर जल अर्थात हार्ड वाटर, क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। तो देखिए जो हार्ड वाटर होते हैं वह उसमें अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता मतलब उसकी कठोरता जल्दी समाप्त नहीं होती है, तो उसको दूर करने का उपाय ये मिला ही है, और अगर अस्थायी कठोरता है तो उसको दूर करने का नॉर्मल उपाय है, पानी को गर्म कर देंगे उसकी कठोरता खत्म हो जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे है हमारे पास ये सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडा अम्ल याद होगा हम लोग एक दो चीज पढ़े थे, एक होता था फायर ब्रिगेड और एक होता फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसी को अग्निशामक यंत्र कहते हैं, और उसमें हम पढ़े हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, NaCO3, और जो वापस से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड
गैस निकालते हैं, और वह CO2 गैस क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। हम जितना भी कुछ बता रहे हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, एग्जाम में आएगा। अग्निशामक का उपयोग पूछ सकता है, अग्निशामक कैसे तैयार किया जाता है पूछ सकता है, क्या पूछा होगा आप देख लीजिएगा प्रीवियस। ठीक है, सही है, गलत नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आगे बढ़ जाए भाई, तो आगे हमारे पास जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये तो बहुत बढ़िया, CaSO4 इंटू 2H2O। और जब इसको गर्म कर रहे थे तो जल के आधे अणु जब वाष्पित हो जा रहे थे तो हमारे पास बन रहा था CaSO4 इंटू हाफ H2O, और उसी को हम क्या कह रहे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, कह रहे हैं कि कार्बन एक तत्व है जिसे कहते हैं, भाई कार्बन एक तत्व है जिसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। ठीक है, कार्बन एक तत्व है जिसे समस्थानिक कहते हैं ना। अरे इसका इसे कह देते कार्बन एक तत्व है जिसे सार्वभौमिक तत्व कहते हैं, ये भी आप बोल सकते थे, सभी जगह पाया जाता है, इसीलिए अगले वाले में ऑप्शन दे दिए थे। उपधातु जो है, उपधातु है, इसमें कौन है, जिंक है भाई, कि कॉपर है, कि सिलिकॉन है, कि कॉपर है, कार्बन है, तो आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, अगला है खाद्य पदार्थों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाते हैं। तो आपको याद होगा, अनूप कुमार, आपको वो ट्रिक याद है क्या, बताइएगा। कौबा काना जी कर लो मंगल, याद है, नहीं याद, नहीं याद, तो ट्रिक याद है, कौबा काना मंगल, जी कर लो, CD को निकाल, TC, तापचा प्लेट सो, TC, टी पहले है टीन, और टीन से पहले क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक है। चलो हम उसको लिख देते हैं, कहाँ लिखे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ पर कौबा काना, देखो नहीं आएगा पूरा, कौबा का ना, देख रहे हो ना, कौबा काना, कौबा काना, क मतलब पोटेशियम, बा मतलब बेरियम, सी मतलब कैल्शियम, ना मतलब सोडियम, कौबा काना मंगल, मंगल माने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अच्छा, जी कर लो, कौबा काना मंगल, जी कर लो, जी के मतलब हो गया बउआ जिंक, कर लो के मतलब हो गया क्रोमियम, और लो के मतलब हो गया लोहा, जी कर लो, कौबा काना मंगल, जी कर लो। ठीक है, CD को निकाल, TC, CD को निकाल, TC तीन हो गए, लड़की का हो गया तीन, T सी मतलब शीशा, शीशा के क्या लिखा जाएगा, PB। अच्छा, और बाद कहना कौबा काना, जी कर लो मंगल, CD को निकाल, TC, और उसके बाद है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और इसके बाद है तापचा प्लेट सो, ताप प मतलब पारा, चा मतलब चांदी, और प्लेट मतलब प्लेटिनम, और सोना खाती AU। आप देखिए यहाँ पर है जिंक, और यहाँ पर है आपको, आपके पास क्या, टीन, SN मतलब क्या होता है, टीन। तो जो ऊपर है ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, टीन का, यानी कि टीन क्या है, कम क्रियाशील होता है, और जस्ता ज्यादा क्रियाशील होता है। तो इसका जवाब क्या होगा कि जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाते हैं, क्योंकि टीन क्या होता है, क्योंकि SN जो होता है कम क्रियाशील होता है। क्या आप बता सकते हैं कि SN का मतलब क्या होता है, SN का मतलब क्या होता है, SN का मतलब होता है स्टेनम, क्या होता है, स्टेनम। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई, तो खाद्य पदार्थ ये तो बता दिए। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होगा, चांदी, ये याद रखेंगे, चांदी सर्वाधिक चालक होता है विद्युत धारा का, क्लियर है। और बाकी सब जो है वो चालक होते हैं लेकिन सर्वाधिक नहीं होते। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए पीतल बनता है भाई, तो पीतल बनता है, तो क्या हम आपको इसका ट्रिक नहीं बताए थे, पिताजी, पिताजी में पी का मतलब पीतल हो गया, और ता का मतलब होता है तांबा, और जी का मतलब क्या होता है, जिंक। क्या आप बता सकते हैं कि मिश्र धातु, ये जो पिताजी बना है, ये मतलब पीतल जो बना है, या एक क्या है, मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु। बता सकते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। सिंपल सा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण से बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। हालांकि क्या भी समान होगा तो बनेगा ही नहीं, पदार्थ कमजोर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आयनिक यौगिक,
पूछ रहा है आयनिक यौगिक। भाई मेरे आयनिक और सहसंयोजक यौगिक इसको देख ही लेते हैं, इधर आ रहा है ना पीछे है? अगर बात करें आयनिक यौगिक की और एक है सहसंयोजक यौगिक, हम पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे। सहसंयोजक यौगिक देखिए, ये जो होगा ना आयनिक यौगिक, यह धातु और अधातु का होगा, धातु और अधातु का होगा। और ये किसमें होगा? यह अधातु और अधातु में होगा। ये किसमें होगा? अधातु और अधातु में। इसको और भी तरीके से समझते हैं भाई। आयनिक यौगिक धातु अधातु में बनेगा, सहसंयोजक यौगिक अधातु अधातु में बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये बात ध्यान दें आप कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें आयनिक यौगिक, तो इसमें कार्बन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन को हम धातु भी बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन आवारा तत्व है, ये तो होगा नहीं। आगे CO2 कार्बन अधातु है, नहीं होगा। CaCl2 ये देखिए कार्बन कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये आंसर हुआ। NH3 भी नहीं होगा। आगे है कि सोने की शुद्धता। अच्छा, धातु अधातु को कैसे पहचानते हैं? धातु होगा तो अंत में अम आएगा या म आएगा, और अधातु है तो न आएगा या इन आएगा। अब उपधातु तो समझते ही हैं, जिसके बाद कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है? और उसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसमें आपके पास क्या था? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ठीक है? वो वाला है, उसको ध्यान है। नहीं, वो नहीं होगा, वो तो हैलाइड ग्रुप का तत्व है। आगे है सोने की शुद्धता की जानकारी। भाई सोने को हम शुद्धता की जानकारी किससे ज्ञात करते हैं? गलत, हॉलमार्क से। हॉलमार्क से। और याद रखेंगे सोने मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है पूछे तो वो होता है आपको 24 कैरेट का। जानबूझ के ये ऐसे लिखे थे कि आप कंफ्यूज होइए। आगे है धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। कैसे समझेंगे? ये रहा सोडियम, जैसे हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर क्या बना? आप याद रखिएगा, ये बना Na2O। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर जी ये अभिक्रिया कैसे होगी, चलो बता देते हैं। 2 ऑक्सीजन है, ये हो गया 2 Na। ऑक्सीजन कितना हो गया? यहां पर भी 2 करना पड़ेगा क्या? सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, 2 NaO। सही है। अब यहां से ऑक्सीजन से हटा दे, ये हटा दिए। अब सही है। अब क्या है यहां पर? अब सुनिए, ये जो सोडियम ऑक्साइड है NaO, जब आप इसकी जल से अभिक्रिया कराइएगा, सॉरी माफ कीजिए, ये तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए। अब इसको यदि आप जल में घोलेंगे H2O में, तो H2O में घोलने के बाद क्या बनेगा? NaOH, और साथ में यहां से H2 गैस निकल जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? NaOH बन रहा है, इसका मतलब क्या है? क्षार नहीं है। NaOH बन रहा है मतलब क्षार नहीं है। यानी कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अच्छा, और जब धातु का ऑक्साइड क्षारीय तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय। कहां से समझेंगे? यहां से समझेंगे। जैसे कार्बन अधातु है और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा तो अधातु का ऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड हुआ। जब इसको जल में घोले तो कार्बोनिक अम्ल बन गया। मतलब क्या? अधातु के ऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय। तो यहाँ पर ये होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। आगे एक धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। धातु है तो भाई पारा, पारा का संकेत Hg। इसको इसका नाम क्या है? इसको मरकरी भी कहते हैं, और याद रखेंगे इसको हाइड्रा गाइरम कहते हैं। हाइड्रा गाइरम लैटिन नाम है। सीसा और टीन से भाई, सीसा और टीन से बनता है, क्या बनता है? सोल्डर। सीसा और टीन से क्या बनता है? सोल्डर बनता है। सीसा और टीन से क्या बनता है? सोल्डर। यह ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग हम लोग तारों को जोड़ने में करते हैं। आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं, अब है आगे इसमें, आगे है कि वह धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है तो क्या होगा? गैलियम और सीजियम। सीजियम का स्पेलिंग क्या होता है? CS होता है। सीजियम का संकेत जो होता है CS होता है, और गैलियम का Ga होता है। और याद रखेंगे इसका जो क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक जो होता है, यह क्यों गल जाता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस।
अर्थात इसका मतलब क्या है, वो 37 से कम ही टेम्परेचर पर पिघलती होगी। उसका एक का 28 होता है और एक का ध्यान पे नहीं है कितना होता है। इसमें गैलियम का 28 होता है और सीजियम का शायद 25 या कितना होता है, देख लेंगे कितना होता है। अब देखिए किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखो केवल आंसर सोडियम नहीं होगा, सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, ठीक है, ETC, ठीक है। तो आपको जो आंसर मिले वो लगाएंगे। आगे एक धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम बताना है, तो क्या है, ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन। अच्छा आगे कह रहा है अधिक क्रियाशील बताना है, कॉपर होगा, हाइड्रोजन हाइड्राजाइडम होगा कि Au होगा कि Ag होगा। तो भाई देख लेंगे ना, नहीं अभी क्रियाशील पूछ रहा है, मतलब कौन क्रिया ज्यादा करेगा। तो कॉपर देखो तो कहां पे है, कॉपर तापचा प्लेट से है बात, कॉपर। और उसके बाद देखो Hg इसके नीचे है, Au ही है तो सबसे नीचे है, Ag नीचे है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, कॉपर हुआ। सिलिका क्या है भाई, सिलिका को SiO2 कहते हैं, सिलिकॉन नहीं है, SiO2 पूछ रहा है, SiO2 कहते हैं। और यह एक अधातु है, यह क्या है, और याद रखेंगे कि यह सिलिका अधातु है। और यह जो है सिलिकॉन कहता ना तो उप धातु होता, लेकिन ये सिलिका है। और ये याद रखेंगे कि ये एक शैवाल में पाया जाता है जिसको डायटम शैवाल कहते हैं। डायटम शैवाल जहां पाया जाता है वो उस मिट्टी में सिलिका की मात्रा ज्यादा छोड़ता है और इसी सिलिका से चीनी मिट्टी का बर्तन बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सर एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन आंसर करके, लेकिन ये ऑप्शनों में दिया था ना धातु अधातु और उपधातु, कोई नहीं, बहुत आदमी उपधातु मारता है। हाँ आंसर दिया है कोई नहीं, इनमें से सब जगह। हाँ इसमें क्या दिया है, कोई नहीं है, देख लेना, देख लेना, यह धातु है, देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो भाई कोई भी चीज अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा है उच्च विद्युत धनात्मक वाले तत्व। उच्च विद्युत धनात्मक मतलब क्या, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हो, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का कोई त्याग करेगा तत्व, वह तत्व क्या कहलाएगा, धातु, मेटल कहलाएगा। सोना घुलता है भाई, सोना किस में घुलता है, अम्ल राज में, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्वारेजिया। इसका और नाम बताओ, इसको क्या बोलेंगे, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर। इसमें क्या होता है, HCl और HNO3 होता है जो कि 3:1 में होता है। सवाल घुमा के पूछता है, देख लीजिएगा HCl 3 गो है, इसमें 3 अक्षर है, HCl तो 3 रख लेना पहले, और HNO3 में H1 2 3 हो गया, साथ साथ अंको है इसलिए उसको हटा देना। HCl वाला को याद रखना 3:1, ठीक है। आगे वो बहुत ज्यादा घुमाता है। वह धातु जिसे मिट्टी तेल में डुबो कर रखते हैं, भाई सोडियम है, सोडियम को हम मिट्टी तेल में डुबो कर रखते हैं क्योंकि, हाँ पोटेशियम भी हो जाएगा, क्योंकि वो तुरंत आग लग जाता है अगर हम उसे जल में फेंके या वायुमंडल में छोड़े तुरंत, ठीक है। वह अधातु जो ऑक्सीजन के संपर्क में जल उठती है, तो भाई फास्फोरस, क्या होगा, फास्फोरस, यह बहुत ज्यादा क्रियाशील है। पीतल प्राप्त होता है भाई, तो पीतल किससे प्राप्त हुआ, पिताजी यहीं पर है, पीतल तांबा और जिंक से, तांबा और जस्ता से, ठीक है। जस्ता सही है ना, वही जस्ता मतलब ही तो जिंक है, सही तो लिखे हैं। आगे है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं, हाँ या ना या दोनों। तो सभी खनिज जो होते हैं, सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों, क्योंकि अयस्क हम उसे कहते हैं जो कम खर्च पे, जिससे हमें कम खर्च पे क्या होता है, धातु और अधातु की प्राप्ति हो जाती है, धातु की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जिससे कम खर्च में हम लोग अशुद्धियों को बाहर करके धातु को प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। इसलिए जानबूझ के दिए थे कि धातु अधातु में ही आता है। आगे है कि सबसे भारी धातु का नाम क्या होगा, ओस्मियम, यूरेनियम नहीं होगा, OS होता है, इसका OS होता है, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।